हिस्ट्री अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज प्रताप सिंह, और जैसे कि हमारा सीरीज चल रही है महाराणा, जिसमें हम महाराणा सांगा के बारे में बात कर रहे थे और उनके अंत में जो खानवा युद्ध लड़ा गया था उस तक हम पहुंच चुके हैं। खानवा युद्ध में जो है राणा सांगा की स्थिति के बारे में मैंने बता दिया था कि कर्नल जेम्स टोड ने बताया था कि जो है 7 राजा, ठीक है, 9 राव और 104 रावण जो है इनके साथ थे और लगभग 2 लाख की सेना थी। ठीक है, ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। वीर सामंत दास के अनुसार भी यही है। वीर विनोद के लेखक वीर सामंत दास जो है उन्होंने भी यही लिखा है। तो निम्नलिखित जो आंकड़े हैं हमारे पास उन्हीं स्रोतों से हैं जो महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं मेवाड़ के इतिहास में। और बाबर की सेना जैसे कि हम जानते हैं बयाना के युद्ध में पराजित हुई थी 16 फरवरी 1527 को। बुरी तरह से पराजित होकर के वो भाग खड़ी हुई थी। जब खानवा युद्ध की बात आई तो बाबर ने अपनी सेना को समझाया, सेना ने इनकार कर दिया था लड़ने से क्योंकि वो घबराई हुई थी। तब बाबर ने जो है एक बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया अपनी सेना के लिए। उसने कहा कि मैं मदिरापान सदैव के लिए त्याग कर दूंगा, और उसने जो है मदिरा के जितने भी बर्तन हुआ करते थे उन सबको तुड़वा दिया और उसे गरीबों में बंटवा दिया। इसके अतिरिक्त जो है उसने कहा कि मैं पर स्त्री के बारे में कभी सोचूंगा भी नहीं, पर स्त्री गमन नहीं करूंगा। और इस प्रकार से उसने कई शपथ ली, पर और उसने तमगा कर भी हटा दिया जो व्यापारियों पर लगा करता था उस समय। ठीक है, तो सब प्रकार से उसने सेना को तैयार किया, किंतु सेना तैयार नहीं हुई। तब अंत में उसने बाबर ने जो है कहा कि मैं मान सम्मान के साथ जीना चाहता हूं, मान सम्मान के साथ ही मृत्यु को प्राप्त करना चाहता हूं। यह जीवन जो है, जिसने भी इस जीवन को, जीवन रूपी भोज को प्राप्त किया है, उसे मृत्यु रूपी मटके का पानी पीना ही पड़ेगा। यानी जो इसका सीधा अर्थ है, तुजू के बाबरी में ये अंश मिलते हैं उसके। उसने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसमें उसके अंश जो है हमें प्राप्त होते हैं खानवा युद्ध से पहले के जो ओजस्वीपूर्ण भाषण उसने दिया था। उसने कहा था कि अगर हम जीतेंगे तो गाजी कहलाएंगे और मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में जो है हमारे दोनों ही हाथों में डड्डू है। ठीक है, अगर हम जीवित रहते हैं और जीतते हैं तो गाजी कहलाएंगे, और मृत्यु अगर आ जाती है तो शहीद कहलाएंगे। इस प्रकार से उसने एक जोशीला भाषण दिया और हिंदू काफिरों को जो है समाप्त करना ही हमारा है। अल्लाह ने जो है हमें इस काम के लिए भेजा है कि हम हिंदू काफिरों को का नाश करें और इस संपूर्ण भूमि को जो है हम अपने इस्लाम धर्म में परिवर्तित करें। तो इस युद्ध को बाबर ने क्या है, जिहाद घोषित किया। जिहाद। हालांकि आपको बता दूं कि इस दौरान जो है मोहम्मद शरीफ एक ज्योतिषी था। उसने स्पष्ट कहा था बाबर को कि बाबर की सेना हारेगी, क्योंकि बाबर जो है पूर्व की तरफ था। बाबर इधर से आ रहा था और इधर से जो है मेवाड़ पश्चिम में था, और यहां खानवा जो है भरतपुर में, यहां पर यह युद्ध होना था। तो ये जो है बाबर कहां था, पूर्व की ओर, और ये पश्चिम की ओर था राणा सांगा। तब मोहम्मद शरीफ ने कहा था कि मंगन का तारा जो है वो पश्चिम की ओर है, अतः पूर्व से लड़ने वाली सेना पराजित होगी। और पूर्व से कौन था, बाबर। तो बाबर की पराजय की घोषणा कर दी थी एक ज्योतिषी ने जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ। फिर भी बाबर डिगा नहीं। बाबर जो है उसमें नेतृत्व की क्षमता और मैनेजमेंट व्यवस्था बहुत अधिक अच्छी थी। उसके पास हालांकि कई स्रोतों के अनुसार 20,000 सैनिक थे, जबकि ओमेंद्र रत्नु की पुस्तक महाराणा में इसकी संख्या 1 लाख बताई है बाबर की सेना में। ठीक है, अलग अलग पुस्तकों में, पर हम सबसे ज्यादा मेन वीर विनोद को मानते हैं, श्यामन दास की, जिसमें बाबर की सेना को 20,000 बताया गया है। जबकि ये कर्नल जेम्स टोड ने इसकी सेना जो है 2 लाख के करीब बताई है, वीर श्यामन दास ने भी राणा सांगा। यानी कि राणा सांगा की सेना बहुत बड़ी थी। कम से कम अगर दोनों को माना जाए तो 2 लाख की राणा सांगा की सेना थी और 1 लाख की सेना जो है ओमेंद्र रत्नु के अनुसार महाराणा में दी गई है, उसी के अनुसार तो 1 लाख की सेना बाबर के पास थी, और वीर श्यामन दास के अनुसार यह सेना 20,000 थी। अगर यह सेना 20,000 थी तो 10 गुना अधिक थी राणा सांगा की सेना, और अगर यह सेना बाबर की 1 लाख थी तो वो 2 लाख दुगनी सेना थी। कुल मिलाकर के राणा सांगा की सेना बड़ी थी, परंतु ये परंपरागत युद्ध लड़ा करते थे
और बाबर की सेना में उस समय के आधुनिक बंदूकें और तोपें थी उनके पास। ठीक है, तो ये जो है मोहम्मद शरीफ की भविष्यवाणी थी कि बाबर पराजित होगा। उसने कहा था मंगंद का तारा पश्चिम में है, अतः पूर्व की ओर से लड़ने वाली सेना पराजित होगी। ठीक है, तो बाबर के लिए पराजय की घोषणा कर दी थी। फिर भी बाबर घबराया नहीं और उसने इस युद्ध को लड़ा। उसने अपने तुजुके बाबरी में कहा है कि जो भी कार्य शुरू किया जाए उसे खत्म करना अति अनिवार्य है। यानी यह युद्ध शुरू हो चुका है बयाना के युद्ध से ही, और अब इसे खत्म करना अनिवार्य है। तो इससे एक शिक्षा तो मिलती है, आप बाबर से ये ग्रहण भी कर सकते हो कि उसमें एक दृढ़ आत्मविश्वास था। एक तो आत्मविश्वास होना चाहिए दृढ़, दूसरा जो है कुशल सैन्य संचालन उसका मुख्य था। सेना का नेतृत्व क्षमता उसमें बहुत अधिक थी और कुशल सैन्य संचालन व्यवस्थित करके रखता था सिस्टमैटिक ढंग से। ठीक है, और एक जो है उसमें जो है जो भी कार्य शुरू किया जाए उसे समाप्त अवश्य किया जाना चाहिए। ये उसने तुजुके बाबरी में स्पष्ट लिखा है। आपको बता दूं कि बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुके बाबरी, जो कि मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबर की आत्मकथा। ठीक है, इसे ही बाबरनामा भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि तुर्की भाषा में मूल रूप से लिखी गई है। बाद में इसका समय समय पर फारसी में भी अनुवाद हुआ और अंग्रेजी में श्रीमती बेबरीज के द्वारा किया गया। अति उत्तम अनुवाद है, श्रीमती बेबरीज। इसका अंग्रेजी में अनुवाद श्रीमती बेबरीज द्वारा किया गया। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो मैं बता रहा हूं, और तुजुके बाबरी के अनुसार ही जो है बाबर ने अपना ओजस्व ओजपूर्ण भाषण जो दिया था उसका उल्लेख मैंने किया। ठीक है, उसने कहा कि जो कार्य शुरू किया जाए उसे अंत तक ले जाना अनिवार्य होता है और ऐसा करना ही चाहिए, बीच में ही किसी कार्य को नहीं छोड़ देना चाहिए। और उसने कहा कि जो है जो इस जीवन रूपी भोज में आता है उसे मृत्यु रूपी घड़े का पानी पीना ही पड़ता है। ये उस ओजपूर्ण भाषण के समय की है। उसने मदिरापान और परिस्थिति गमन को त्याग करने के लिए भी भाषण में अपने कहा। ठीक है, और उसने भाषण का अंत इससे किया कि जो है अगर हम जीवित रहेंगे और विजयी होंगे तो गाजी कहलाएंगे, अगर अगर हम मृत्यु को प्राप्त हुए और पराजित हुए तो शहीद कहलाएंगे, और युद्ध से भागना नहीं है। ये सब बातें उसने अपने उस ओजपूर्ण भाषण में कही थी। ठीक है, और अंत में उसने कहा था कि हिंदू काफिरों को का समाप्त करने के लिए ही अल्लाह ने उन्हें भेजा है। ठीक है, तो धर्म का इस्तेमाल पूरी तरह से किया गया था इस युद्ध में, और ये युद्ध कई लोग कहते हैं कि ये युद्ध जो है दो सेनाओं के बीच में था जो कि धर्म से बिल्कुल प्रेरित नहीं थे। तो ये बिल्कुल बुद्धिहीनता की बात है, पूरी तरह धर्म से प्रेरित युद्ध था और धार्मिक युद्ध था। और इसने जो है युद्ध के पश्चात भी कुछ ऐसे कार्य किए थे। हालांकि युद्ध कौन जीता कौन हारा हमें इतिहास में अब तक यही पढ़ाया गया है कि खानवा युद्ध में जो है राणा सांगा पराजय हुए थे और बाबर की विजय हुई, अब तक यही पढ़ाया जाता रहा है। किंतु अभी हम उन तथ्यों की ओर भी ध्यान देंगे कि ये वास्तव में कौन जीता कौन हारा या अनिर्णायक था, इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले मैं उन सेना का बता देता हूं। राणा सांगा की सेना जो थी, राणा सांगा की सेना में सम्मिलित कौन कौन थे? जो जो प्रमुख थे जो पूछे गए हैं, ठीक है, उनको बताता हूं। एक तो सब RS 2008 में पूछा गया था कि राणा सांगा की सेना की सहायता के लिए खानवा युद्ध में मारवाड़ से किस शासक ने भाग लिया था? मारवाड़ या जोधपुर से राव गांगा।
इसने अपने पुत्र मानदेव को भेजा। ठीक है, मानदेव 1532 में जोधपुर का शासक बनता है और यह युद्ध कब हुआ है? 1527 में। मानदेव के गद्दी पर बैठने के 5 साल पहले। इसका मतलब मानदेव के पिता जो थे, राव गांगा जो थे, वो इस समय मारवाड़ के शासक थे। तो मारवाड़ से अगर शासक पूछा जाएगा तो राव गांगा, और व्यक्ति पूछा जाएगा तो मानदेव। बीकानेर से मारवाड़ के भी राठौड़ हैं और बीकानेर के भी राठौड़ हैं। कल्याणबंद, सॉरी, राजा का नाम पहले लिख देते हैं, राव जैतसी। इसने अपने पुत्र कल्याणबंद को भेजा। ठीक है, अगर खानवा युद्ध में बीकानेर से कौन से शासक ने भाग लिया तो राव जैतसी आएगा। यदि ये पूछा जाए कि किसने भाग लिया तो कल्याणबंद ने भाग लिया। इनके पिता जो थे, मानदेव के पिता राव गांगा थे जिन्होंने इसे भेजा था, और राव जैतसी बीकानेर के राजा थे जिन्होंने अपने पुत्र कल्याणबंद को भेजा था। ठीक है, मेवात से हसन खां मेवाती, यह भी आरएस के एग्जाम में आया। ठीक है, इसका तो मुझे सन याद है, आरएस 2008, पर इसका सन याद नहीं है। पर यह आया था कि खानवा युद्ध में किस मुस्लिम जो सेनापति ने भाग लिया बाबर के विरुद्ध। ठीक है, इसी प्रकार से चंदेरी से मेदनी राय। ठीक है, चंदेरी से मेदनी राय, इसका भी ध्यान रखना है। इन लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने को याद करने पड़ेंगे। और राय सीन से सनहदी तंवर पूछे जाते हैं। आमेर से पृथ्वीराज कछवाहा, बड़ी सादड़ी से झादा अज्जा, गोगुंदा से झादा सज्जा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है मेड़ता से रायमन राठौड़ इत्यादि थे। देखो बहुत सारे थे, मैंने बताया था ना। कर्नल जेम्स टोड अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में बताते हैं कि इसमें 7 राजा, 9 राव और 104 रावण सम्मिलित हुए थे, और इनके साथ बड़ी सेना भी थी, करीब करीब 2 लाख की सेना थी। 80,000 घुड़सवारों का जिक्र कर्नल जेम्स टोड अपनी पुस्तक में करते हैं। ठीक है, तो राणा सांगा इनका नेतृत्व कर रहे थे। मारवाड़ से राव गांगा इसे अपने पुत्र मानदेव को भेजा था। बीकानेर से राव जैतसी जिसने अपने पुत्र कल्याणबंद को भेजा था। मेवात से हसन खां मेवाती, आरएस में पूछा है। चंदेरी से मेदनी राय, रायसीन से सनहदी तंवर, आमेर से पृथ्वीराज कछवाहा, बड़ी सादड़ी से झादा अज्जा, गोगुंदा से झादा सज्जा और मेड़ता से रायमन राठौड़। ठीक है, और इनके विरुद्ध बाबर जो था उसमें उज्बेक, तुर्क, अफगान, भारतीय मुसलमान, ठीक है, बहुत सारे, मतलब वो सब इस्लाम धर्म में थे, और इस युद्ध को जिहाद घोषित किया गया था। जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध, कि ये युद्ध जो है धर्म के लिए लड़ा जा रहा है। जो इस्लाम धर्म को ग्रहण नहीं करता उसे काफिर कहा जाता है, काफिर। ठीक है, और काफिरों पर आक्रमण करके ये जो है कहते हैं कि अल्लाह का ये आदेश है कि काफिरों को समाप्त किया जाए। ऐसा कुछ भी इतना नहीं है, पर जगह जगह जो है लिखा गया कुरान में, तो इस कारण से जो है जिहाद का नारा जो है ये देकर के कार्य किया इन्होंने। और जिहाद का नारा जो था वो धर्म युद्ध से संबंधित था।
जिसमें काफिरों का अंत करना था। तो यह युद्ध एक प्रकार से धार्मिक युद्ध था, जो बुद्धिशील चिंतन है करते हैं, बुद्धिजीवी अपने आप को बताते हैं, जो वो कहते हैं ये राजनीतिक युद्ध था। किंतु इस युद्ध से पहले जिहाद का नारा देना, काफिरों का वध करना, ये सब जो है धर्म युद्ध की तरह से लड़ा गया था, और ये पूरी तरह धार्मिक अटैक था। ठीक है, युद्ध का जो है व्यू रचना में जो है हम बात करते हैं पहले। देखिए, राणा सांगा की सेना इधर बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये 4 भागों में बटी हुई थी। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये था चंद्रावन। जो पीछे का भाग होता है ना, उसे कहते हैं चंद्रावन। सेना के पीछे का भाग, हम ऐसे ऐसे युद्ध कर रहे हैं, ऐसे। ठीक है, यहां हाथियों की सेना थी। हस्ती सेना। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, यह था सेना का मध्य भाग। ठीक है, यह है वाम पक्ष, और यह था दक्षिण पक्ष। ठीक है, नंबर 1 जो है चंद्रावन को बताया गया, जो कि सेना का पश्च भाग होता है ये। ठीक है, सेना का मध्य भाग जो है, उसके वाम पक्ष यानी बाएं पक्ष में जो था एक भाग, और दाएं पक्ष में था जिसे दक्षिण भाग कहेंगे, और वाम पक्ष कहेंगे 3 नंबर 4 नंबर। 2 नंबर मध्य भाग है, और मध्य भाग के वाम पक्ष के से और दक्षिण पक्ष के कोनों तक जो है, यहां से यहां हस्ती सेना थी, ये हाथी खड़े थे इस जगह पर। ठीक है, ये था राणा सांगा का भाग। हम इसे जो है उससे दिखा रहे हैं, भगवे के रंग में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार से भगवा सेना की तरह से थी, और दूसरी तरफ मैं इसे थोड़ा हरे रंग में दिखा देता हूं। ये है मध्य लाइन। लाइन किसी और रंग से बनाएंगे। ठीक है, इस तरफ आप बात करते हैं। ये 7 भागों में बटी हुई थी। ठीक है, पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूं करके जो थे, ये यहां बंदूकें और तोपें थी। बंदूकें और तोपें सजाई गई थी यहां इस प्रकार से। ये खानवा युद्ध की स्थिति बता रहा हूं मैं। इसमें हरे रंग से मैं बाबर की सेना दिखा रहा हूं, जबकि भगवा रंग या केसरिया रंग से मैंने आपको राणा सांगा की सेना दिखाई है उस तरफ। बीच में ये एक लाइन जो मैंने खींची है। ठीक है, आप देखें कि ये 7 भागों में थी बाबर की सेना, और इसमें यहां जो है ये तोपों के पीछे यहां था मुस्तफा, और इधर था उस्ताद अली। ये बाबर के तोपची थे, कुशन तोपची, मुस्तफा और उस्ताद अली। ठीक है, और अब जो ये जो थी, ये 7 भागों में बटी हुई थी।
ये 3 जो है ये रिजर्व सैनिक है। ये तुनुगमा पद्धति के अनुसार सजी थी। ठीक है, तुनुगमा पद्धति में जो है तीनों ओर से घेरते हैं सेना को। आप देख रहे हैं ना ये, तो इनको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4। एक, सॉरी बीच में लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ये बाबर की सेना है। ठीक है, और बाबर जो है बीच में रहता था ताकि उसको शासक को कोई मार ना सके। इधर मध्य में जो है हस्ती सेना जो थी, हाथी पर सवार सबसे आगे जो है, ये युद्ध प्रणाली जो हुआ करती थी ये मेवाड़ के राजपूतों की थी, जिसमें कि राजपूत राजा जो था वो हाथी पर सवार होकर के सबसे आगे रहता था और उसको देखना, उसको आराम से देखा जा सकता था और उसको चिन्हित किया जा सकता था, टारगेट भी किया जा सकता था। जबकि बाबर की सेना जो मुगल सेना में जो ये पीछे से सेना का संचालन करते थे ताकि ये बचे रहे और जो है मैनेजमेंट करते रहे, क्योंकि जैसे ही राजा मारा जाता था सेना का मनोबल टूट जाता था और इससे सेना में भगदड़ मच जाती थी। अब क्या है कि जब ये युद्ध हुआ, ये जो युद्ध की व्यूह रचना मैंने आपको दिखाई है, तो ये ध्यान रखना वो 4 भागों में थी। चंद्रावन एक पीछे का भाग, बाकी 3 आगे रहते थे और उससे आगे हस्ती सेना। और इधर जो है बाबर की सेना की बात कर रहा हूं, ये मुगल सेना है, वो राजपूत सेना। लिख भी देते हैं मुगल सेना, जो कि हरे रंग से दिखाई गई है वो मुगल सेना है, और जो भगवे रंग से दिखाई गई है वो राजपूत सेना है। ये राजपूत सेना। ठीक है, ये भगवे में दिखाई है मैंने। अब क्या है कि ये ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने कहा ये क्या है, तोपें हैं, बंदूकें और तोपें। ये रही बंदूकची हैं यहां, बंदूकें और तोपें सजाई गई हैं ये। ठीक है, अब पहला जो वार हुआ राजपूत सेना ने जब किया तो उधर से तड़ातड़ गोलियां बरसने लगी, तोप के गोले गोलियां, एकदम राजपूत सेना में भगदड़ मच गई कि ये क्या हुआ, ये कौन सी चीज है जो दूर से ही उड़ा देती है, पास आने ही नहीं देती, फटकने ही नहीं देती। तो ये जो है बारूद का जो प्रयोग किया गया था बाबर की सेना के द्वारा, अब इनके लिए ये नया था, बिल्कुल भारतीयों के लिए ये नया चीज थी। वो परंपरागत तरीकों से त्रिशूल, तीर, तलवार, भाला, इन सब चीजों से लड़ा करते थे, परंतु इनको ये पता ही नहीं था अचानक से ये, तो यहां से बंदूकें वगैरह का प्रयोग किया गया। परिणाम स्वरूप क्या है कि राजपूत सेना में भगदड़ मच गई, हाथियों ने अपने ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया, पीछे की ओर जाना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में जो है ये, पर अब क्या है कि राजपूत जो थे वो बहादुर तो थे ही, बहुत ज्यादा साहसी थे। अब उन्होंने क्या सोचा कि इसकी तरकीब निकाली, भाग करके आते और जब तक वो दूसरा गोंदा तोपों में भरते उससे पहले अपना सिर तोप में डाल देते। अब वो तोप का गोंदा चलने से पहले तोप फट जाती, वो भी मरता राजपूत सैनिक, उधर से तोपें भी नष्ट होने लगी। अब ये जो है मुगल एकदम से घबरा गए कि ये हुआ क्या है, ऐसे बहादुर तो कोई देखे ही नहीं कि जो तोपों के अंदर अपना सर डाल देते हैं और तोप के गोंदे को जो है निकलने नहीं देते और वहीं फट जाता है, जैसे तोप भी फट जाती है। तो इससे क्या है कि वहां के मुगल सेना भी वो क्या कहते हैं मरने लगी, उनकी तोपें भी खत्म होने लगी। इनकी बहादुरी देख करके मुगल सेना बिल्कुल घबरा गई कि ये हुआ क्या। ठीक है, फिर क्या है कि इस में जो है तोपें गोलियां वगैरह चल रही थी। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये राजपूत जो राजा था वो टारगेट हो जाता था क्योंकि वो सबसे आगे होता था, और सबसे आगे होने के कारण जो है वो हाथी पर सवार होता था और वो दिख जाता था। ठीक है, जबकि जो है वो पीछे रहते थे तो वो बच जाते थे, टारगेट हो ही नहीं सकते थे, दिखाई नहीं देते थे, छुपे हुए रहते थे मुगल शासक जो थे। तो जाहिर है कि उसको अचानक से गोली लगी, हालांकि युद्ध 12 घंटे चल रहा था, परंतु अंधेरा होने तक जो है उसको गोली, कई जगह लिखा है कि तीर लगा था राणा सांगा को, कई जगह लिखा गोली लगी जिससे वो घायल हो गए, बेहोश हो गए। उनको जो है आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा और कुछ उच्च सैनिक जो थे वो इनको लेके के चले गए बसवा दोसा में, सुरक्षित स्थान पर ले गए, भरतपुर से दोसा। ठीक है,
तो बसवा नामक स्थान पर ले गए और यह युद्ध समाप्त हुआ। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है बड़ी सादड़ी के झांदा अज्जा, बड़ी सादड़ी से जो झांदा अज्जा थे, इनका डींडोन राणा सांगा की तरह था, कद काठी। तो क्या किया कि राणा सांगा का राजचिन्ह, मुकुट वगैरह उसको धारण करवा दिया और हाथी पर सवार करवा दिया। इससे क्या है, वो जो राजपूत सेना थी उसमें जो है जोश आ गया, जोश आ गया, दोबारा से वो बहादुरी से लड़ी और रात होते होते तक जो है युद्ध समाप्त हो गया था। और काफी इसमें हसन का मेवाती जो है युद्ध में मारा गया। बाद में जो है प्रताप सिंह कछवाहा भी जो है वापस आ गए थे, उनको सुरक्षित राणा सांगा को पहुंचा के, वो भी युद्ध में मारे गए। कई वीर जो है, कई बड़े राजा राव वगैरह मारे गए इसमें। ठीक है, बाबर की सेना का भी बहुत विनाश हुआ, बहुत नुकसान हुआ। बाबर आगे नहीं बढ़ा फिर। मतलब अब मैं जो तथ्य बताने वाला हूं कि युद्ध किस प्रकार से हमें यह पढ़ाया जाता है कि युद्ध में बाबर की विजय हुई। क्या वास्तव में बाबर की विजय हुई? क्या राणा सांगा जीवित पकड़े गए? क्या राणा सांगा मारे गए? या 1 इंच भी जमीन पर कब्जा किया गया था? बाबर द्वारा मेवाड़ की 1 इंच भी जमीन जीती थी क्या इस युद्ध में? कैसे इसको लिख दिया जाता है कि खानवा युद्ध में बाबर की विजय हुई? कोई तो विजय या जीत का मतलब क्या होता है? आपने उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया, राज्य पे कब्जा कर लिया, या उस राजा को खत्म कर दिया। इतनी भी हिम्मत नहीं हुई थी बाबर की कि बाबर जो है वहां तक पहुंच जाए। मतलब जहां बेहोश होकर के दौसा तक लेके गए थे बसवा, कुछ ही मील की दूरी पर था वो। खानवा से कुछ ही मील की दूरी पर था, वहां जहां लेके गए थे युद्ध शिविर तक भी वो, जैसे राणा सांगा का भी तो युद्ध शिविर था। बाबर का साहस नहीं हुआ वहां तक जाने का, बची खुची सेना लेकर के बाबर वापस आ गया। और आज हमको यह पढ़ाया जाता है कि खानवा युद्ध में बाबर विजयी हुआ। आप मूल्यांकन करके देख सकते हैं विजय या जीत का मतलब होता क्या है। दो राजाओं के मध्य अगर विजय और जीत का मतलब क्या होता है, या तो उसके एक शत्रु द्वारा दूसरे शत्रु पर अधिकार कर लेना, उसको समाप्त कर देना, उनकी सेना को समाप्त कर देना। और 2 मील की दूरी पर युद्ध शिविर था, वहां तक तो बाबर गया नहीं राणा सांगा के पास कि मूर्छित राणा सांगा को समाप्त कर दे। तो किस तरह से आज के इतिहासकारों ने किस प्रकार से हमारे को यह पढ़ाया गया कि खानवा युद्ध में बाबर की विजय हुई। मूल्यांकन आप कर सकते हैं, आप सब खुद समझदार हैं। ठीक है, मैं नहीं मानता कि यह युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी, बिल्कुल नहीं। हाँ, यह कह सकते हैं कि युद्ध जो है अनिर्णायक रहा, यह भी बात काफी हद तक सही की, इसको सही माना जा सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि राणा सांगा की विजय हुई, पर बाबर की विजय हुई, यह पचा पाना भी मेरे लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि यह था व्यू रचना जो थी, मैंने आपको बता दी है, थोड़ा सा समझने में सहायता मिलेगी। बाबर की सेना 7 भागों में बटी थी और राजपूत सेना 4 भागों में बटी थी। ठीक है, बाबर ने तोपों और बंदूकों का प्रयोग किया और तुनुगमा पद्धति का प्रयोग किया। युद्ध में तुनुगमा पद्धति क्या होती है थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। एक युद्ध की व्यू रचना है। यह युद्ध की एक प्रणाली है जिसे बाबर ने भारत में प्रयोग किया। यह तरीका बाबर ने उज्बेकों से सीखा था। ठीक है, तुनुगमा पद्धति युद्ध की एक प्रणाली है जिसे बाबर ने भारत में प्रयोग किया था। यह तरीका उसने कहां से सीखा? उज्बेकों से। पूछ लेते हैं ना, इसलिए इसमें
आरक्षित सेना रखी जाती है। ये जरूर याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये आरक्षित सेना, रिजर्व सेना रखी जाती है इसमें, ठीक है। और जिसका प्रयोग अवसर के अनुसार किया जाता है। ठीक है, ये तो मैंने तुनुगमा पद्धति का बता दिया। इसमें आरक्षित सेना रखते हैं और वो पीछे से जाकर के टूट पड़ती है, चारों ओर से घेर ली जाती है, शत्रु सेना को घेर लिया जाता है। अब मैं पहले तो आपको ये याद दिला दूं, ये आपने व्यूह रचना को समझना है, तब आपके समझ में आएगा। इस तरीके से सजी हुई है ये सेना, दो टुकड़ों में है। ये नीली लाइन जो है, ब्लू लाइन जो है, वो उसके इस तरफ जो है वाम पक्ष यानी दाएं बाएं भाग में जो है मैंने राजपूत सेना बनाई है, और दाएं भाग में बाबर की मुगल सेना को। इस प्रकार से वो खानवा युद्ध की व्यूह रचना बनाई है। मुस्तफा और उस्ताद अली जो है तोपों के पीछे थे ये, और बंदूकें तोपें सबसे आगे लगाई हुई थी। इसके बाद जो है सेना 7 भागों में बटी हुई थी, और इसमें भी जो बीच में छठा हिस्सा है, यहां बाबर था। ठीक है, बाबर जो था यहां, ताकि टारगेट ना किया जा सके, जबकि राणा सांगा जो है सबसे आगे हाथी पर सवार था। ठीक है, अब जो बात आती है कि कैसे बाद में स्थिति बनी, तुनुगमा पद्धति का प्रयोग कैसे हुआ, जिससे ये पार्ट 1 है, खानवा युद्ध का पार्ट 1 है, और खानवा युद्ध का पार्ट 2 देखते हैं। उससे एक प्रकार से कैसे तुनुगमा पद्धति का प्रयोग हुआ, जिससे बाबर ने जो है राजपूत सेना का काफी नुकसान किया, कम सेना होते हुए भी काफी नुकसान किया। ठीक है, युद्ध में जो है यहां बाबर की सेना को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि राजपूतों ने जो है तोपों में अपने सिर जो है डाल दिए थे। पर तुनुगमा पद्धति का प्रयोग किया था, जिससे राजपूत सेना काफी हद तक गिर गई थी। ठीक है, परंतु फिर भी ऐसी स्थिति में भी राणा सांगा को सुरक्षित निकाल दिया गया। ये कितनी बड़ी बात है। और फिर जो है बाबर ने राणा सांगा का पीछा भी नहीं किया 2 मील की दूरी तक, जो मैं पहले बता चुका हूं। पर फिर भी युद्ध की तुनुगमा पद्धति के द्वारा थोड़ा स्थिति क्या बनी मैं वो बताता हूं। ये चंद्रावन है, ये मध्य भाग है, ये चंद्रावन है, ये मध्य भाग है, ये वाम पक्ष, और ये दक्षिण। ठीक है, अब वो सेना कैसे हो गई कि 7 भाग थे उसके, तो सॉरी हरे रंग से दिखा देता हूं उसको। ये जो है इस प्रकार से ये 8 बना दिए, थोड़े सॉरी 7 भाग ही हैं, इनको थोड़ा और दूर दूर करते हैं। ठीक है, तो ये जो है 7 भाग है। इस तरीके से जो है तुनुगमा पद्धति का प्रयोग किया और चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो है हमें ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये दूसरा वो है इसका खानवा युद्ध का शाम का दृश्य है ये। ठीक है, सुबह का दृश्य तो जो सेना सजने से पहले मैंने दिखा दिया था।
आपको ध्यान देना देता हूं। ये तो था सुबह जैसे सेना व्यू रचना थी, सजी थी जैसे, पर शाम को जो दृश्य था वो इस प्रकार से था। ये बन गया था, चारों ओर से घेर ली गई जो है राजपूत सेना, क्योंकि तोपों का प्रयोग करने से जो है वो सेना जो है काफी घबरा गई थी पहले राजपूत सेना, किंतु फिर बाद में राजपूतों ने जो है बहादुरी से काम लिया और फिर वो हावी हो गए मुगलों पर। तो इससे दोनों पक्षों का नुकसान हुआ। युद्ध के समाप्ति तक जो है राणा सांगा को भी बचा लिया गया, किंतु राजपूत सेना के बहुत बड़े सेना नायक जो थे वो मारे गए। हसन खां मेवाती जो था मेवात का, वो मारा गया। पृथ्वीराज कुशवाहा जो बाद में दोबारा से आ गए थे वो भी मारे गए। झांडा, अज्जा, सज्जा, ये काफी जो है वो मारे गए इसमें। ठीक है, तो अब जो है ये युद्ध का परिणाम आपके सामने है कि क्या हुआ क्या नहीं, मैंने संपूर्ण बातें इसमें बता दी हैं। अब क्या है कि जैसे ही खानवा युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527। इसी युद्ध की हम चर्चा कर रहे हैं पिछले एपिसोड से। पिछले एपिसोड में मैंने बताई थी, जिसने भी अब इस एपिसोड से देखना शुरू किया वो पिछला एपिसोड जरूर देखे। महाराणा भाग 9, ये महाराणा भाग 10 है। आज राणा सांगा का एंड हो रहा है। ठीक है, फिर हम आगे राणा प्रताप की ओर आएंगे। बीच में हालांकि उदय सिंह वगैरह भी हैं, उनकी चर्चा की जाएगी, ऐसा नहीं है कि उनको इग्नोर किया जाएगा। उन्होंने उदयपुर की स्थापना की है। ठीक है, तो उनकी एक दो बातें तो बताई जाएंगी जो फेमस है बहुत ज्यादा। उसके बाद महाराणा प्रताप, ठीक है, 11वें एपिसोड में महाराणा के, और वो एपिसोड काफी चल सकता है लंबा महाराणा प्रताप के बारे में। ठीक है, खानवा युद्ध में जो है, इस युद्ध में राणा सांगा के गोगंडी लगने से वे मूर्छित हो गए। उन्हें सरदारों द्वारा सुरक्षित बसवा दोसा ले जाया गया। होश आने पर, यानी कि मूर्छित हो गए थे, इसको कहते हैं बेहोश, बिना होश के मूर्छित हो गए। तो इनको जो है जैसे ही मूर्छा टूटी, यानी कि होश आ गया। आज का नाम इन्हीं भाषा का प्रयोग करते हैं, होश वगैरह। प्राचीन समय में जो हिंदी भाषा या संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया जाता था उसमें मूर्छित होना कहते हैं और मूर्छा टूटना कहते हैं। ठीक है, होश आने पर वे युद्ध हेतु पुनः तैयारी करने लगे। उन्होंने कांदपी, ये कहां है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश, कांदपी में सेना को एकत्रित होने हेतु आमंत्रण दिया। इसी दौरान किसी सामंत द्वारा उन्हें विष दे दिया गया। विष दे दिया गया। अतः 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हो गई।
ठीक है, ये डायने पढ़ देता हूं। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527, इसकी व्यू रचना और उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इस युद्ध राणा सांगा के गोनी नग ने, इस युद्ध में राणा सांगा के गोनी, और कई जगह लिखा होता है तीर, गोनी लगने से वे मूर्छित हो गए। उन्हें सामंतों के द्वारा सुरक्षित लेके जाया गया और कहां, बसवा दोसा में, बसवा दोसा में उनको ले जाया गया, जहां वो जैसे ही होश में आए, मूर्छा टूटी, तो वो युद्ध के लिए पुनः तैयार हुए। उन्होंने कानपी उत्तर प्रदेश में जो है सेना को एकत्रित होने के लिए कहा। सामंतों में से एक दो सामंत जो कि विरोधी थे, युद्ध के विरोधी रहे होंगे, और कई कहा जाता है कि बाबर ने अब जो है युद्ध में किसी को भी जो है धन दे करके जहर दिलवाया था। ठीक है, यह भी हो सकता है कि षड्यंत्र बाबर का हो। इस युद्ध में सनहदी तंवर जो था, रायसीन का सनहदी तंवर, वो युद्ध के दौरान बाबर की सेना से मिल गया। युद्ध में जो रायसीन का मैंने लिखवाया आपको सनहदी तंवर, वो आप देखें कि रायसीन का सनहदी तंवर युद्ध के दौरान ही अपने 30,000 सैनिकों के साथ उससे जा मिला बाबर से, बीच में ही। ठीक है, तो 30 जनवरी 1528 को मृत्यु कहां हुई, कानपी में हुई है इनकी मृत्यु। राणा सांगा की मृत्यु कहां हुई है, कानपी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बाद में उनको जो है भीलवाड़ा के मांडनगढ़ नामक स्थान पर लाया गया, वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, राणा सांगा की छतरी, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वो है मांडनगढ़ भीलवाड़ा। ठीक है, यहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया गया और यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, राणा सांगा की छतरी मांडनगढ़ भीलवाड़ा, किस नदी के तट पर है ये, कोठारी नदी तट पर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। राणा सांगा के विषय में आज हमने खानवा युद्ध के विषय में पूरा ढंग से डिटेल करवाई है, जिसमें राणा सांगा का पक्ष रखा, बाबर का पक्ष रखा जो उसने ओजपूर्ण भाषण दिया, उसके अंश मैंने आपको बताए, और युद्ध के पश्चात उसने गाजी की उपाधि ग्रहण की, युद्ध से पहले जिहाद का नारा दिया। ये सब बातें हमने बताई। किस ज्योतिषी ने बाबर को की पराजय की घोषणा की थी, मोहम्मद शरीफ नामक ज्योतिषी ने की थी, यह भी हमने चर्चा की। तथ्यों के साथ शोधपरक जो है जानकारी मैंने दी, और युद्ध में खानवा युद्ध की व्यू रचना भी बताई। और खानवा कहां पर है बता चुका हूं मैं, पहले एपिसोड में बताया था। खानवा भरतपुर में गंभीरी नदी तट पर। ठीक है, खानवा गंभीरी नदी तट पर भरतपुर में है, जहां ये एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। ठीक है, एक जो बात और है, थोड़ी सी चर्चा कर दूं। अगर हम युद्ध के द्वारा ये तो नहीं कह सकते कि राणा सांगा की पराजय हुई, पर राणा सांगा भी जीते तो नहीं है ना, क्योंकि राणा सांगा जीतते तो राणा सांगा उनकी भूमि पर कब्जा करते, दिल्ली पर कब्जा करते, नहीं किया क्योंकि वो भी नहीं जीत पाए थे, पर बाबर भी नहीं जीता। अब बात यह आती है कि अगर बाबर इस युद्ध में हार जाता तो यहां मुगल सत्ता समाप्त हो जाती, दिल्ली पर मेवाड़ का राज्य कायम होता, और इतिहास में कुछ और ही बात होती। यहां क्या है कि एक चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा कि राणा सांगा जो थे, जब बयाना युद्ध के 1 महीने के बाद हुआ ये खानवा युद्ध, तो बयाना भी भरतपुर में है, तो बयाना से कुछ ही दूरी पर जाकर के बाबर की सेना को नष्ट किया जा सकता था। राणा सांगा यदि बाबर को वो 1 महीने का समय नहीं देते, जहां उसने पूरी तैयारी की
खानवा युद्ध को लड़ने की। ठीक है, तो राणा सांगा ने उनको समय क्यों दिया? ठीक है, एक जो है यहाँ एक है कैराना, कैराना जगह पर है, ये उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के पास है, पता नहीं कहाँ। वहां के एक कवि हैं, शायर है, मतलब मुस्लिम शायर, मुजफ्फर कैरानवी कहते हैं इनको, मुजफ्फर कैरानवी। उनकी एक लाइन याद आ रही है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अगर वो समय नहीं देते तो दिल्ली पर इनका राज्य कायम हो सकता था, बाबर को भागना पड़ता या जान गंवानी पड़ती। तो राणा सांगा ने उनको समय दे दिया। तो इस पर वो शायर ने तो इस बिंदु पर तो नहीं कहा, शायर तो क्या मंशा थी उसकी कहने की, परंतु मैं ये कहता हूं कि मुजफ्फर साहब की जो पंक्तियां हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, ये लागू होता है। ये काफी लंबी एक गजल है, उसके बीच में ये लाइनें आती हैं। तो मुजफ्फर साहब की एक पंक्तियां जो है इस युद्ध के लिए नहीं है, पर लागू तो हो रही हैं इस पे। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, कि उन लम्हों की खता है कुछ ही समय की, वो एक महीने तैयारी का ना देते तो आज सदियों तक जो है ये मुगल शासन की सत्ता की स्थापना मतलब नहीं हो पाती, सुदृढ़ नहीं हो पाता। भले ही खानवा युद्ध की बात अलग है, परंतु फिर भी बाबर यहां से गया तो नहीं, बाबर मरा तो नहीं, अगर उस खानवा युद्ध से पहले बयाना युद्ध के पश्चात ही पीछा किया जाता तो। चलो, राजपूतों में कुछ सद्गुण विकृतियां भी थी जिनकी चर्चा हम करते चले हैं। अब ये भी थोड़ी सी गलती है उनको बाबर को समय देना, जहां तक मेरी मान्यता है। अब समय अभाव के कारण हम इतना ही आज कर पाएंगे। अब महाराणा प्रताप शुरू होने वाले हैं और सब जो है अपनी अपनी कुर्सियों की पेटी बांध दें, क्योंकि महाराणा प्रताप हम शुरू करेंगे 2-3 दिनों के अंदर, क्योंकि अकन तो जो है मैं आधुनिक भारत को पढ़ाने वाला हूं, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत, जैसा कि मैंने वादा किया था हमारे इतिहास, भारतीय इतिहास के चैप्टर में। तो अब मैं आपसे विदा देता हूं। जय हिंद दोस्तों, करते रहिए तैयारी जुनून के साथ।